प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर सिर्फ कैपेसिटेंस ही है, बाकी कुछ नहीं है। तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में फिर आप वैसे ही सर्किट बनाओगे जैसा आपने रेसिस्टिव में और इंडक्टिव में बनाया था। तो यहाँ पर मैंने कैपेसिटर ले लिया और यहाँ ये इस तरीके का सिंबल होता है एक AC वोल्टेज सोर्स का, है ना। तो यहाँ पर हमने AC वोल्टेज सोर्स ले लिया जिस पर हम ये बोलते हैं कि इधर पॉजिटिव टर्मिनल ले लो, इधर नेगेटिव टर्मिनल ले लो, और ये जो है ये है आपका कैपेसिटर C, ये कैपेसिटर C है। अब जो हमारा AC वोल्टेज सोर्स है उसको हम क्या लेते हैं, E इज इक्वल टू, उसका EMF हम लेते हैं E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ये EMF की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है AC, ऑल्टरनेटिंग EMF की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। उसके बाद क्या करना है, अप्लाई KVL इन दिस नेटवर्क। इस नेटवर्क में KVL लगा लीजिए। तो अब क्या होगा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो ये क्या है, ये E है। अब E की वैल्यू E नॉट साइन ओमेगा टी है, वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो नेगेटिव टर्मिनल पहले आया तो माइनस E, फिर इधर जाएंगे और इधर मैं ये कहूँगा कि ये जो हमारा कैपेसिटेंस होता है, तो कैपेसिटेंस में आप एक काम कर दीजिए कि इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कैपेसिटेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको V मान लो, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको V मान लो। तो प्लस V इज इक्वल टू 0। तो V इज इक्वल टू E हो गया, या V इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी हो गया। यहाँ पर V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। इसमें से निकलने वाला करंट I है, हम जानते हैं कि करंट जो निकल रहा है वो I निकल रहा है, ठीक। अब क्या करेंगे आगे, अब हमें एक रिलेशन पता है कि जब कैपेसिटर की वैल्यू होती है तो हम कैपेसिटर में C में और चार्ज में एक रिलेशन होता है। क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, है ना। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर सिंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V, यहाँ से Q की वैल्यू निकाल दीजिए। इट इम्प्लाइज दैट Q इज इक्वल टू CV। Q की वैल्यू CV हो गई, ठीक है। अच्छा, V इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी आ ही चुका है, तो हम ये कहेंगे देयरफॉर, हाँ ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, ये वाला बता रहा हूँ। उसके पास म्यूचुअल इंडक्शन वाला पोर्शन बचा है, मैं आपको कल करवा दूँगा। तो Q इज इक्वल टू CV है, तो C एज इट इज छोड़ो और V की जगह डाल दीजिए E नॉट साइन ओमेगा टी, E नॉट साइन ओमेगा टी। मैं दोबारा से अपना पर्पस बता देता हूँ कि पर्पस क्या है यहाँ पर, कि हम EMF लेकर चलते हैं। तो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि वोल्टेज हम लगाएंगे खुद से, तो EMF हम लेकर चलेंगे और EMF की हेल्प से हम करंट निकालेंगे। करंट हम निकालना चाहते हैं। तो अभी Q आ गया मेरे पास, तो जब Q आ गया, जब चार्ज आ गया, तो फिर मैं करंट निकाल सकता हूँ। कैसे, क्योंकि मुझे पता है I की वैल्यू क्या होती है, dQ बाई dt होती है। तो हम ये कहेंगे एज we know that I is equal to dQ by dt. It implies that I is equal to d by dt of Q, और Q कितना है, C एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, C एप्सिलॉन नॉट क्या, सॉरी E नॉट साइन ओमेगा टी। अब C और E नॉट दोनों कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल लो। C और E नॉट बाहर आ गए, बाई dt ऑफ साइन ओमेगा टी। तो वही इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर डिफरेंशिएशन से ही काम चल गया। डी बाई डी टी का मतलब तो डिफरेंशिएशन है ना, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको।
तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ गई सी ई नॉट, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो बन जाएगा ओमेगा। तो आई इज इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये हो गया। उसके बाद क्या करें, ये ओमेगा सी ई नॉट है इसको बोल दीजिए आई नॉट, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट। आई नॉट की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर ओमेगा सी ई नॉट, ये हो गया। यहाँ तक क्लियर है? ओमेगा और टी नॉट ई आई नॉट कैसे? हमारे पास जब भी कोई रिलेशन आता है ना तो हम ये कह देते हैं कि ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इन कांस्टेंट टर्म्स को हमने आई नॉट मान लिया। अब सवाल ये उठता है कि भाई हमें वेवफॉर्म बनानी है साइनोसॉइडल, तो हमें साइन चाहिए। जैसे हमारे पास ईएमएफ जो है, ईएमएफ में भी साइन वाला टर्म आ रहा था, तो मैं उसको साइन बनाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर ऐसा करा जा सकता है, मैं जानता हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो मैं यहाँ पर साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिख सकता हूँ। लेकिन मुझे ये देखना है कि ओमेगा टी में कुछ ऐड या ओमेगा टी में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, वो देखना है। 90 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको ये बोलेंगे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। साइन 90 प्लस थीटा जो है वो भी आपका कॉस थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा जो है वो भी आपका कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये जो है ना, देखिए मैं दोबारा बताता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा जो है ये भी कॉस थीटा होता है, और साइन 90 प्लस थीटा जो है ये भी कॉस थीटा होता है। अब हमारे लिए बेनिफिशियल के अनुसार आप ये कहें नहीं मैं तो 90 माइनस थीटा ले रहा हूँ, तो ले लो कोई बात नहीं। लेकिन ये जो थीटा है, इस थीटा की वैल्यू ओमेगा टी होती है। हमने कल देखा था ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टी इज टाइम टेकन। तो ये ओमेगा और टी मल्टीप्लाई हो जाता है, तो उसी को मैं थीटा बोल देता हूँ। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, कोई चीज़ है। तो अब आप ये देखिएगा कि जब यहाँ पर मैं 90 माइनस थीटा बोलूँगा, मैं चाहूँगा कि थीटा में कुछ ऐड हो या थीटा में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो। अब 90 माइनस थीटा है, तो थीटा में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट, मैं थीटा को शुरुआत में रखना चाहता हूँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम अगर इसको थीटा बनाना चाहते हैं, पॉजिटिव थीटा बनाना चाहते हैं, तो मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अगर ये वाला केस लूँगा ना, मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा थीटा माइनस 90, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो वो हो जाएगा बाहर माइनस साइन थीटा माइनस 90। तो ये पर्पज़ हमारा सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म नेगेटिव वाला आ जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि करंट हमारा पॉजिटिव में ही है। तो इस वजह से हम ये वाला ले लेंगे, ये वाला लेने में हमें फ़ायदा है। 90 प्लस थीटा है तो हमारा थीटा पॉजिटिव ऑलरेडी है इसमें। साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा जो है वो भी कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर ये वाला लेने में फ़ायदा है। इससे पहले वाला जो हमने करा था उसमें ये वाला लेने में फ़ायदा क्यों था, क्योंकि वहाँ पहले से ऑलरेडी बाहर एक नेगेटिव साइन दे रखा था। तो वो नेगेटिव साइन ख़त्म कैसे हुआ, वो नेगेटिव साइन ऐसे ख़त्म हुआ कि हमने 90 माइनस थीटा में जब थीटा को पॉजिटिव बनाया तो अंदर नेगेटिव कॉमन आ गया, और फिर नेगेटिव को बाहर लिया तो वो थीटा माइनस 90 हो गया, मतलब थीटा भी पॉजिटिव हो गया अंदर, और बाहर जो पहले से नेगेटिव साइन था वो नेगेटिव को मल्टीप्लाई होकर वो पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पर मुझे ये वाला लेने में फ़ायदा है, तो मैंने ये ले लिया। यहाँ तक समझ गए भाई? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। ठीक है, गुरीत, कनिष्क, खुशी, रुद्रांश, अभिनव, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, इसके बाद फिर मैं आगे चलता हूँ। अब मैं ये बता रहा हूँ, ये वाला पोर्शन तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, इतना हो गया। अब आप देखिएगा यहाँ से क्या समझ में आता है
ये ई कितना था, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई कितना, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो करंट है, ये जो एंगल था यहाँ पर ओमेगा टी, और यहाँ का एंगल कितना, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो वो उससे और आगे है, वो 90 डिग्री आगे है। तो 90 डिग्री आगे है, तो इसको कैसे करेंगे देखिएगा। कैपेसिटिव सर्किट का वेव फॉर्म किस तरीके से बनाएंगे वो देखिएगा। हमें एक चीज़ समझ में आती है कि यहाँ पर जो एक बार बात करते हैं। तो इधर तो मैंने ओमेगा टी ले लिया, और जब वेवफॉर्म बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लूँगा आई या और ई, दोनों के दोनों चीज़ में यहाँ पर ले लूँगा, ई और आई दोनों यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए, 1 मिनट। हाँ,
आएगा, कुछ अर्जेंट है नहीं वो चाबी मिल गई। चलिए, तो यहाँ पर हमने कहा कि ये E है और I है, और अब इसके बाद में मुझे हमेशा हम ये देखते हैं कि जो I होता है ना, जो करंट होता है, वो करंट की जो वैल्यू है वो हमेशा EMF से थोड़ी कमी आती है। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले तो EMF का वेवफॉर्म बनाएंगे। ये मैं वेवफॉर्म बना रहा हूँ सबसे पहले। तो ये वेवफॉर्म हो गया EMF का, और इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि ये वाला पॉइंट 0 है, इसका मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड कहाँ पर आ रहा है, π/2 पर। ये वाला पॉइंट पाई होता है, ये वाला 3π/2 होता है, और ये वाला होता है 2π। ठीक है। अच्छा, अब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर होती है उसको मैं बोल देता हूँ E0, इसको हम बोल देते हैं E0। उसके बाद फिर यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि करंट जो है वो उससे π/2 आगे है, मतलब वो उसको लीड कर रहा है। पहले जो हमने देखा था उसमें क्या कर रहा था कि वो लैग कर रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये π/2 पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा, ये π/2 पर मैक्सिमम वैल्यू देगा, और जो E है वो π/2 पर मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो वो करंट जो है वो कहाँ पर देगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू, वो 0 पर ही दे देगा, वो 0 पर ही दे देगा। उसका रीज़न क्या है कि वो उससे लीड कर रहा है, वो उससे π/2 पहले ही, मतलब π/2 वैल्यू पहले ही वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। तो हम ये कहेंगे भाई करंट की मैक्सिमम वैल्यू, करंट की मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू से हमेशा कम ही होती है। तो हमने मान लिया कि ये मैक्सिमम वाला मार्क I0 यहाँ पर है। तो जैसे कि मैक्सिमम से ऐसे घटता है तो ये भी ऐसे घटता हुआ आएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसका वेव फॉर्म बिल्कुल इसी तरीके से है कि ये भी ऐसे घटता हुआ आया, और ये π/2 पर 0 हो गया। फिर उसके बाद ये नीचे गया, और मिनिमम वैल्यू कहाँ पर देगा, पाई पर ये अपनी मिनिमम वैल्यू देगा। फिर उसके बाद ये वापस 0 हुआ, फिर ऐसे मैक्सिमम वैल्यू अगेन पाई पर 2π पर देगा। तो इसका मतलब 0 से 2π तक हम आ गए। तो हमको बस इतना ही बनाना है इसमें, समझ में आ गया। ठीक है, तो लीड में और लैग में बस इतना आप समझिएगा कि कई बार ये गलती हो जाती है कि ये लीड कर रहा है π/2, तो ये π/2 आगे से स्टार्ट होगा ना, ये π/2 पीछे से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये लीड कर रहा है। लीड करने का मतलब क्या है कि ये वोल्टेज से पहले ही इसकी वेवफॉर्म स्टार्ट हो चुकी थी, वोल्टेज से पहले ही वेवफॉर्म स्टार्ट हो चुकी थी। तो दिमाग में सवाल ये आता है कि अच्छा पहले से ही इसका मतलब करंट अवेलेबल था उसके अंदर। तो हम ये कहेंगे यस, कैपेसिटर में हमेशा करंट जो है वो आगे ही चलता है, क्योंकि कैपेसिटर कभी भी जब डिज़ाइन भी करा जाता है ना, तो टेस्टिंग होती है कैपेसिटर की। कैपेसिटर अगर कभी लेने भी जाते हैं ना, मार्केट में भी लेने जाते हैं, तो कैपेसिटर की वायर को आपस में टच नहीं करते, नहीं तो कैपेसिटर खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत करंट जरूर होता है। ठीक है, और कैपेसिटर शायद आप में से कोई ना कोई कभी ना कभी लेकर आया ही होगा। फैन वगैरह जब स्लो हो जाते हैं तो उसके कैपेसिटर हम चेंज करते हैं। हालांकि पहले से ही जब वो आते हैं ना कैपेसिटर, तो उन पर टेपिंग हो रखी होती है, तो उसके वायर कभी आपस में कनेक्ट नहीं करते। कभी ऐसे ही है ये तो कहीं इलेक्ट्रिक नहीं, सर्किट में कनेक्टेड ही नहीं है, तो इसके वायर क्यों टच करें। उसमें पहले से ही थोड़ा सा बहुत करंट होता है मौजूद। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी वेवफॉर्म। अब वेवफॉर्म के बाद इसका देखेंगे फेजर डायग्राम। वेवफॉर्म के बाद देखेंगे फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम देखिएगा क्या कैसे बनेगा। फेजर डायग्राम में आप बनाएंगे एक्स और वाई एक्सिस। ये वाई हो गया, पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई, और इधर हो गया एक्स, इधर एक्स हो गया। अब फेजर डायग्राम में मुझे क्या करना है कि मैं E0 बना लेता हूँ, E बना लेता हूँ सॉरी, और E को मैं हमेशा इस तरफ बनाऊंगा। ये हमारा E हो गया, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। अब करंट क्या है, करंट उससे 90 डिग्री आगे है, 90 डिग्री आगे है, तो आगे है तो इससे 90 डिग्री का आप आगे एंगल बनाओ। आप
इससे 90 डिग्री आगे का एंगल बना लीजिए। बस इतना है कि करंट की वैल्यू से ईएमएफ की वैल्यू से करंट की वैल्यू थोड़ी कम होती है। तो जितनी लंबी लेंथ आपने ईएमएफ की बनाई है उससे थोड़ी छोटी लेंथ बना लेना करंट। और ये जो ईएमएफ है, ईएमएफ एक्स एक्सिस के साथ में क्या एंगल बना रहा है, ओमेगा टी। और जो आई है, ये आई ईएमएफ से 90 डिग्री आगे है। ये दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री, मतलब π/2। तो करंट का टोटल एंगल देख लो जरा क्या बन गया, ओमेगा टी प्लस π/2 बन गया, ओमेगा टी प्लस π/2। तो ये हमारा फेजर डायग्राम हो गया। इसमें करंट जो है, करंट लीड्स अहेड ऑफ वोल्टेज, करंट लीड्स अहेड ऑफ वोल्टेज बाई π/2 फेज। ठीक है, फेज का क्या मतलब होता है, सिंपली एंगल को ही हम फेज बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में फेज को ही हम एंगल बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है इसमें एक चीज़ निकाली जाती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस क्या होता है कि कोई भी हमारे पास कंपोनेंट है, जैसे रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस का तो जो यूनिट है वो ओम होती है। अब जैसे मैं कैपेसिटेंस की बात कर रहा हूँ, तो भाई कैपेसिटेंस भी थोड़ा सा रेसिस्टेंस ऑफर करता है, कैपेसिटेंस भी थोड़ा सा रेसिस्टेंस ऑफर करता है। तो कैपेसिटेंस जो रेसिस्टेंस ऑफर करता है उसको हम रिएक्टेंस बोल देते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोल देते हैं। ऐसे ही इंडक्टेंस भी थोड़ा सा रेसिस्टेंस ऑफर करता है, तो इंडक्टेंस जो रेसिस्टेंस ऑफर करता है उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल देते हैं। ठीक है, अब ये जो रिएक्टेंस होता है, क्योंकि ये क्या है, ये कैपेसिटर का रेसिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट भी ओम ही होती है, इसकी यूनिट भी ओम होती है। तो छोटा सा ही है इसका करने का, जरा सा कर लीजिए फटाफट। अभी बता रहा हूँ, हम ये कहते हैं कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे रेसिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, तो ये सब थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस जरूर ऑफर करते हैं, इनका थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस जरूर होता है। तो जो इंडक्टर का रेसिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो कैपेसिटर का रेसिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो निकालने का तरीका क्या है, देख लीजिए। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसी में सब हेडिंग, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो हमने ये देखा था यहाँ पर कि आई नॉट की वैल्यू क्या आई थी, ओमेगा सी ई नॉट। आई नॉट की वैल्यू आई थी ओमेगा सी ई नॉट। तो एक काम करें, इसको ऐसा कर लेंगे, ओमेगा सी ई नॉट, ये हो गया। अब मैं ये जानता हूँ कि करंट निकालने के लिए क्या करा जाता है। अगर हम सिंपल ओम्स लॉ देखें तो भाई आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर। तो अगर यहाँ पर आई नॉट लिखा हुआ है तो दैट इज करंट, और अगर यहाँ पर ई नॉट लिखा हुआ है तो दैट इज वोल्टेज। तो एक काम करो, आप इस ओमेगा सी को, मैं तो चाहता हूँ कि भाई कुछ ना कुछ डिवाइड होना चाहिए। डिवाइड में अगर कोई चीज़ होगी डिनोमिनेटर में तो वो उसका रेसिस्टेंस कहलाएगा। तो क्या है भाई, आई नॉट को ऐसे लिख दो, ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि भाई डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मुझे क्या करना था, मुझे इसको इसके जैसा बनाना था, मुझे इसको ओम्स लॉ के जैसा बनाना था। तो ओम्स लॉ के जैसा बनाने के लिए हमने क्या करा, हम डिनोमिनेटर में लेकर इसको 1 अपॉन ओमेगा सी कर लिया। समझ गए। अब उसके बाद आप नोट करिएगा इसमें कि इफ यू कंपेयर इट विद द ओमिक रिलेशन, compare it with the ohmic relation, I naught is equal to E naught upon R. I naught is equal to E naught upon R। अगर इससे कंपेयर करेंगे तो we find that effective resistance offered by the
offered by the capacitor C is 1 upon omega C. It is called capacitive reactance. So XC is equal to 1 upon omega C. ठीक है, XC क्या होता है? ये जो कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है उसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है. XC is equal to 1 upon omega C. ये हो गया. यहाँ तक क्लियर है भाई? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें प्लीज. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए जी. अब इसके बाद जो है अगला हमको देखना है कि AC सर्किट कंटेनिंग L एंड R इन सीरीज. मतलब अब तीन तरीके के सर्किट हैं जो हमको देखने हैं. एक तो है LR सर्किट, LR सर्किट यानी कि इंडक्टर और रिएक्टेंस का कॉम्बिनेशन. एक हमें देखना है LC सर्किट और तीसरा देखना है वही RLC सर्किट. LR, LC और RLC सर्किट, ये तीन तरीके के सर्किट हो गए. ये हमको देखना है. ये आपका मैं कल करा देता हूँ, आज इतना ही. ठीक है, क्योंकि इसको अगर LR को स्टार्ट भी करूँगा ना तो ये अधूरे में रह जाएगा, ये भी हो नहीं पाएगा. ठीक है, तो इतना कर लीजिए बस आज के दिन. सर आपने बताया जैसे हमारा वोल्टेज है वो हमेशा I से बड़ा हो. फिर हम ये देखेंगे कि वोल्टेज में हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे. बड़ा है, बड़ा सही बात. I बढ़ेगा, I बढ़ा. तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि जब भी हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो जब कैपेसिटेंस की वैल्यू को ओमेगा में मल्टीप्लाई करते हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हमेशा माइक्रोफैराड में आती है. जो हम कैपेसिटेंस यूज़ करते हैं, अगर हमको नॉर्मल वोल्ट्स की बात करनी है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू माइक्रोफैराड में आती है. माइक्रोफैराड यानी कि 10 की पावर -6. वो जो 10 की पावर -6 है वो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई होने के बावजूद भी छोटा बना देता है, क्योंकि 10 की पावर -6 का मतलब क्या है कि वो 10 लाख से डिवाइड हो रहा है. तो वो वैल्यू बहुत छोटी होती है इस वजह से, है ना. मतलब C की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती, प्रॉपर होती वैल्यू, फ्रैक्शन में ना होती, तब मैं कह देता कि हाँ तो गलत हो गया. तो वो माइक्रोफैराड में हमेशा आप देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन देख लेना कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस या तो माइक्रोफैराड में, नैनोफैराड में या पिकोफैराड में दे रखा हो. पिको 10 की पावर -12, इतना मतलब इतनी छोटी वैल्यू होती है ये. और कभी भी देखिए, और कभी भी क्या, हर गर्मियों में होता है ये काम. तो हर एक बार गर्मियों में किसी न आपके किसी रूम का कोई ना कोई फैन जरूर खराब होगा. अब फैन खराब होगा तो इलेक्ट्रीशियन आएगा, वो कैपेसिटर जरूर चेंज करेगा. तो कैपेसिटर 2-3 वैल्यू के ही आता है. जो फैन में भी डलता है ना वो भी इतनी छोटी वैल्यू का 2.5 माइक्रोफैराड, या फिर अगली वैल्यू आती है 3.15 माइक्रोफैराड, और इससे बड़ी वैल्यू आती है 4.5 माइक्रोफैराड की. तो भाई इससे बड़ा कैपेसिटेंस लगवाना मत. कभी भी कोई इलेक्ट्रीशियन है कि नहीं बाबूजी बहुत बढ़िया लेकर आया है, तो ये मत लगा देना. वो ये लगा के जाते हैं और फिर फैन क्या होता है, फैन चलता है बहुत बढ़िया, वो 1-2 साल में फिर फूक भी जाता है. ठीक है, तो ध्यान रखना हमेशा. कभी भी आप देखेंगे तो माइक्रोफैराड में वो वैल्यू मिलेगी, और वो बोलेंगे उसको कि इतने एम्पियर का है. वो अपनी कॉमन लैंग्वेज में बोल रहे हैं, लेकिन उसकी यूनिट माइक्रोफैराड होती है. वो माइक्रो जो चीज़ है ना 10 की पावर -6, वो इसको छोटा बना देता है. चलिए जी, आज इतने ही करते हैं, बाकी कब CR सर्किट क्यों नहीं बनेगा? हाँ बताऊँगा. अच्छा सवाल है. C और R सर्किट भी तो बनना चाहिए ना. दोनों रेजिस्टेंस इसलिए बन जाता है, वैसे RC भी बन जाता है, मैं बता दूँगा वो भी बन जाता है. सर आपके पास मैथ्स के बहुत सीरीज मेरे पास सैंपल पेपर तो नहीं है, मेरे पास वो रखा है क्या कहते हैं टुगेदर क्या उसमें चैप्टर वाइज. मैं चैप्टर वाइज में से करवा देता हूँ, तो उसमें चैप्टर वाइज सारे ना. सर तो वो दे दो, प्रैक्टिस कर लूँगा. ठीक है, ठीक है. कब एग्जाम कल है? 16 को. 16 अच्छा. मैग्नेट वाला क्वेश्चन देगा ना, स्क्वायर वाला. कौन सा वाला? स्क्वायर मैग्नेट. अरे अभी नहीं देखा, अभी तो जरा बच्चों के पेपर में ही देखा हूँ मैं. स्क्वायर मैग्नेट हमारा ना बस वही लग रहा है सबको कि डायमेंशन दोनों तरफ सेम है ना, कहीं से इस वजह से मतलब दोनों तरफ से निकल जाएगा.